यहाँ पर हमने आपको बताया ये लिस्ट है। एक्चुअली मैं क्या करूंगी, ये फाइल आपको भेज दूंगी एक्सेल की। तो इसमें दो ओके हमारी ये शीट्स बनी हुई है, देखिए डेट वाइज। तो इसमें वो सारा डेटा है जो हमने आपको सिखाया है। और यहाँ पर देखिए इसमें वो फंक्शंस अप्लाई हुए हैं जो आपको लास्ट क्लास में बताए थे, सारे वो फंक्शंस अप्लाई किए हुए हैं। और ये हमने आज की डेट की बनाई है, इसमें हम आज वाले फंक्शंस जितने पॉसिबल हो पाएंगे आज हम आपको कराते हैं। तो ये फाइल हम आपको भेज देंगे, तो आपको अपने फंक्शंस की लिस्ट भी आपके पास रहेगी कि आपने कौन कौन से फंक्शंस को यूज करना सीखा है। ओके, ओके। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन से, दैट इज प्रोडक्ट। लास्ट क्लास में हमने ऐड करना और हमने सिंपल जो है और बहुत सारे टास्क परफॉर्म किए डेट से रिलेटेड और टेक्स्ट से रिलेटेड। ये हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट फंक्शन है जो टू और टू सेल मोर देन टू सेल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने में हमें हेल्प करता है। जैसे लास्ट टाइम आपने किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस निकाला तो आपने सिंपल फॉर्मूला जनरेट किया था। आपने क्या किया था, इज इक्वल टू जो भी वैल्यू रेट में लिखी हुई थी उस सेल को सिलेक्ट किया था, स्टार सिंबल यूज किया था और क्वांटिटी की सेल को सिलेक्ट करके एंटर किया था। So this was the जी formula that you used earlier. But now if you want to perform the same task with the help of a function, then a function named product is there. Product is the function that helps you to multiply number of cell values. आपको सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है, then you have to open the bracket and then you have to select entire range. Range means वो पूरे सेल आप सिलेक्ट करेंगे जिनकी वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। दिस कैन बी 2 cells और इट कैन बी मोर देन 2 cells, लाइक 10 cells और 15 cells। जितना भी सेल्स है आप सिलेक्ट करेंगे पूरा रेंज, देन आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने पर फर्स्ट प्रोडक्ट का प्राइस निकल करके आ गया और जैसे ये निकला वैसे ही आप इसे ड्रैग करके बाकियों पर भी कर सकते हैं। मे बी आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो हमने फॉर्मूला से कर लिया, फंक्शन की क्या ही जरूरत थी। लेकिन दो वैल्यूज थी तो दो बार आपने सिलेक्ट किया, ज्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन सपोज ये आपके पास मल्टीपल वैल्यूज होते हैं, लाइक 4 और 5 वैल्यूज को आपको मल्टीप्लाई करना होता, तब आप बार बार इज इक्वल टू सिलेक्टिंग द सेल, देन प्रेसिंग स्टार की, देन सिलेक्टिंग अनदर सेल, एंड यू हैव टू simply follow this procedure 4 or 5 times. That will take your time a lot. So in order to save that time consumption, we can work with this product function. तो ये 2 सेल्स के लिए भी यूज होता है और ये मोर देन 2 सेल्स के लिए भी यूज होता है। तो प्रोडक्ट जब भी निकालना है, मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट चाहिए, आप प्रोडक्ट फंक्शन से ये काम कर सकते हैं। क्लियर? ओके क्लियर। ओके, बट ये दिस हैज टू बी इन ओनली वन रो, बीच में कोई भी सब्ट्रैक्शन या डिवीजन कुछ नहीं होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअसली इट हैज टू बी मल्टीप्लिकेशन ओनली। करेक्ट करेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट फंक्शन इज सम प्रोडक्ट। जैसे मैंने अभी बोला आपको थोड़ी देर पहले कि बहुत सारी सेल्स भी हो सकती थी। तो उसके लिए मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ ऐसे डेटा बना ले रहे हैं, बहुत सिंपल सिंपल वैल्यूज हम यहाँ पर रख रहे हैं, 2 3 4 5। ये हम 4 कॉलम्स में डेटा बना रहे हैं, 3 देन 5 देन 1 देन सपोज 0 लिख दिया यहाँ पर, एंड देन 1 2 3 एंड 4, और एक और रो बना ली 3 4 5 एंड 6। अब मुझे क्या करना था, सपोज ये डिफरेंट मंथ्स का डेटा होता फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का ये डेटा हमारे पास पड़ा। अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ पर इन सब वैल्यूज का प्रोडक्ट निकालना है इंडिविजुअली और उनका सम मुझे चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसे बना लेती हूँ इसको, मंथ वाइज नहीं करके, प्रोडक्ट 1 का डेटा है ये हमारा प्रोडक्ट 2 है, देन ये प्रोडक्ट 3 है और ये प्रोडक्ट 4 है, ये सपोज है। अब हम इनका प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 यहाँ पर, 3 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 0 यहाँ पर, और इस तरह से करना है। तो आप क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं, यू आर वेरी वेल नोन अबाउट दैट फंक्शन। आप अपनी रेंज सिलेक्ट करेंगे, यू विल क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर प्रेस करेंगे। 2 into 3 that will be 6, 6 4s are 24 and 24 5s are 120। इसीलिए छोटी वैल्यू डाली थी हमने ताकि हम जज कर सके कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है। Then I will drag this function on this entire range and I will get the product of each and every individual row. Now what I have to do, I have to return the sum of these products. Then once again I will have to use this function sum
and then I will again open the bracket and I will select this entire range, and then I will close my bracket and press enter. So this is how I can perform calculations. In fact, I had to perform two calculations. One is product and the other one is sum. But हम चाहते ऐसा नहीं थे, हम चाहते थे ये काम एक बार में ही हो जाए. एक बार में हो जाए मतलब डिफरेंट रेंजेस मल्टीप्लाई भी हो और उन रेंजेस के मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट ऐड होकर के भी आ जाए. तो अगर ये काम हम एक बार में करना चाहते हैं तो उससे हमारे एफर्ट्स खत्म हो जाएंगे. हमने ये 4 सेल्स ऑक्यूपाई की, ये हमारी 4 सेल्स ऑक्यूपाई नहीं होंगी और हम बहुत ही इजीली एक बार में ये काम कर लेंगे. तो इन ऑर्डर टू add different products of different ranges, I need to work with another function and that function is sum product. लगने में ये थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि ये दो आपके जो है वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपको गैप नहीं रखना है, सम प्रोडक्ट एक साथ लिखना है. अभी देखिए ये आउटपुट ऐसे आया, मुझे ऐसे मिला, अब हम यही काम अलग से कर रहे हैं, यहाँ पर करके दिखा रहे हैं आपको. इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट. सबसे पहले पूरा फंक्शन ऐसे हम लिख देंगे और लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे. फिर पहली हमारी रेंज क्या है, ये वाली रेंज है. इस रेंज को एक बार सिलेक्ट करेंगे. ऐसे जब सिलेक्ट करेंगे तो उसका एड्रेस आ गया C20 to F20. जैसे ये आ गया, कहीं कोई क्लिक नहीं करना है, सीधे कीबोर्ड से कॉमा सेपरेटर का यूज करेंगे, कॉमा सिंबल प्रेस करेंगे. फिर आई विल सिलेक्ट अनदर रेंज लाइक दिस. अगेन आई विल प्रेस कॉमा फ्रॉम कीबोर्ड, देन another range. I will press again one comma separator from keyboard and then again I will select the last range. और इस तरह से 3, 4, 5, 6 जितनी भी ranges थी हम individually select करेंगे and finally I will close the bracket and then I will press enter. अभी क्या किया इसने कि ये different ranges के जो products थे उनको इसने आपको यहाँ पर sum करके दिया है. 198 क्यों दिया इसने 198? 5 4 तो 20 120 सही है ये. वन सेकेंड, छोटी छोटी वैल्यू डाल के देख लेते हैं. चलिए मैं इसको देख लूंगी, ये हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं दे रहा है, लेकिन मैं बता दूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में. होता यही है कि डिफरेंट रेंजेस के प्रोडक्ट को हम ऐड करना चाहते हैं और एक साथ ये काम करना चाहते हैं, तो हम इसके लिए सम प्रोडक्ट फंक्शन यूज करते हैं. मैं अभी इसको देख के आपको बताती हूँ, सही आउटपुट देती हूँ. नेक्स्ट हमारा फंक्शन है राउंड. वैसे तो आपको पता ही है कि कोई भी वैल्यू जब हमें राउंड करनी होती है तो हमारे पास होम टैब में यहाँ पर डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज और डिक्रीज करने का ऑप्शन होता है और आप उसे अकॉर्डिंगली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. पर सपोज आपके पास कुछ वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई हैं, सपोज कुछ भी हमने यहाँ पे वेग फिगर लिख ली, पॉइंट के बाद 2 और 3 फिगर्स हैं, अगेन सम फिगर इज देयर एंड दिस इज हाउ आई हैव रिटन सम वैल्यूज हियर. मैं कुछ रेंज सेलेक्ट कर ले रही हूँ और यहाँ पर जैसे हम वैल्यू लिख रहे हैं एग्जैक्टली वैसे ही आ भी रही हैं. आप 1 2 3 पॉइंट. तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं. ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी चीज की वैल्यू हो सकती है, बस ये डेसिमल वैल्यूज हैं यहाँ पर. और हम चाहते थे कि यहाँ पर ये डेसिमल वैल्यूज राउंड होके आ जाए इन अनदर कॉलम. मैं राउंड करना चाहती हूँ अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. तो उसके लिए मुझे यूज करना होगा यहाँ पर फंक्शन राउंड. इक्वल्स टू राउंड लिखूंगी मैं, फिर ब्रैकेट ओपन करूंगी और ब्रैकेट ओपन करके हम सबसे पहले ये सेल सिलेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू हमें राउंड करनी है. अपनी कोई माथा पच्ची नहीं करनी है कि 2 प्लेसेस तक जाना है तो क्या इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा, कुछ नहीं.
सेल सिलेक्ट करेंगे, कॉमा कीबोर्ड से देंगे और फिर बताएंगे कि हाउ मच प्लेसेस, अप टू हाउ मच प्लेसेस आई वांट टू राउंड दिस फिगर। तो आई नीड माय वैल्यूज टू बी राउंडेड अप टू 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। तो मैंने 2 लिख दिया, अगर 3 चाहिए तो 3 लिखेंगे, 4 चाहिए तो 4 लिखेंगे, और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूंगी और एंटर कर दूंगी। जैसे ही एंटर करूंगी तो ये देखिए यहाँ पर उसने इतना दे दिया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको यहाँ पर बना रखा था। हम डेसिमल डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से, ये हम यहाँ पे 2 प्लेसेस तक चाहिए, और अब यही फंक्शन हम ड्रैग करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू जो है राउंड होके आ जाएंगी। जैसे देखिए 67686.76 था, लेकिन हमने 2 प्लेसेस तक उसको राउंड किया तो 0.77 हो गया। तो यहाँ पे इसी तरह से 965 था तो ये 97 हो गया। तो हमें अपनी कोई माथा पच्ची नहीं करनी है। जैसे ये था 99890 था, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक राउंड किया तो 99 हमारा 100 बन गया। तो ये देखिए 45455 हो गया और 0.00 हो गया। तो जिन लोगों को राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट पता है वो तो ये चीज मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली करने में वो टाइम लेगा। मगर जिन्हें ये रूल ही नहीं पता कि ये पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेसेस तक जाने के लिए क्या बेसिक रूल होता है, तो वो तो बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे और फिर भी आउटपुट सही नहीं देंगे। तो इन प्लेस ऑफ ऑल दोज थिंग्स आप क्या करेंगे, आप राउंड फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ब्रैकेट में सबसे पहले सेल सिलेक्ट करते हैं और कॉमा के बाद ये बता देते हैं कि कितने प्लेसेस तक आपको जाना है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करने पर वो 100% एक्यूरेट आपको राउंडेड वैल्यू दे देता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है, इस सेल को मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ कि ये नहीं हुआ हमारा। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है कोशेंट। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया और हमने आपको डिवाइड करने का फॉर्मूला बताया, तो जब भी कोई दो वैल्यू है आपको फॉर्मूला लगाना होता है। तो अगर आपको डिवाइड करके कोशेंट चाहिए होता है तो हमने ये आपको बताया था कि जैसे अगर हमें चाहिए 12/4 तो हम ऐसे लिख देते हैं 12 डिवाइडेड बाई 4 और हमें आउटपुट मिल जाता है इन फॉर्म ऑफ कोशेंट। लेकिन अगर आपको कोशेंट चाहिए और आप कोशेंट फंक्शन का यूज करना चाहते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हर बार हेल्पफुल नहीं होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि वैल्यूज दी रहती हैं और बार बार अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो वो टाइम लेगा। तो सपोज यहाँ पर कुछ हमारे पास न्यूमरेटर्स लिखे हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 250। ये पूरी रेंज को मैं डेसिमल प्लेसेस यहाँ से 0 दे रही हूँ, नो डेसिमल प्लेसेस आई वांट। यहाँ लिखा हुआ है 250, देन यहाँ पे लिखा हुआ है 132, यहाँ पर लिख दिया हमने 500, यहाँ पर लिख दिया हमने मान लीजिए 45, यहाँ लिख दिया है 876 और यहाँ पे लिख दिया है 934। दीज आर द वैल्यूज ऑफ न्यूमरेटर्स, ये न्यूमरेटर्स लिखे हुए हैं, और आई वांट टू डिवाइड दीज वैल्यूज विद दीज डिनोमिनेटर्स। यहाँ पर हम डिनोमिनेटर्स की वैल्यू लिखते हैं। तो आई वांट टू डिवाइड दिस वैल्यू बाय 5, I want to divide this value by suppose 7, then I want to divide it by 5 again, then I want to divide it by 10, then I want to divide it by 2, and then I want to divide it by 4. तो अगर ऐसे आपके पास दो कॉलम्स में वैल्यूज हैं जहाँ पे न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स हैं और आप डिवाइड करके कोशेंट के फॉर्म में आउटपुट चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप फंक्शन यूज करेंगे इक्वल्स टू कोशेंट। यहाँ पर पूरा ये लिखेंगे हम कोशेंट, ये फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले हम न्यूमरेटर वाली सेल सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा सिंबल लगाएंगे और देन डिनोमिनेटर वाली सेल सिलेक्ट करेंगे। दिस मीन्स कि वैल्यू रिटन इन C47 विल बी डिवाइडेड बाय द वैल्यू रिटन इन D47 एंड इट विल रिटर्न द कोशेंट लाइक दिस। और अब आप ड्रैग कर दीजिए, तो ये कोशेंट फंक्शन है। यही काम अगर आप कोशेंट फंक्शन से नहीं करना चाहते थे तो आप फॉर्मूला लगा रहे थे लाइक दिस, दिस ऑब्लिक दिस, तब आपको ऑब्लिक सिंबल यूज करना पड़ा। अभी क्या है, आपने फंक्शन यूज किया। तो जो भी आपकी चॉइस हो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जो फंक्शन आपके लिए इजी टू यूज हो, या फॉर्मूला जिसमें भी आप ज्यादा कंफर्टेबल है आप वो यूज कर सकते हैं। पैरेलल डिवीजन के लिए कोशेंट फंक्शन भी होता है और ऑब्लिक सिंबल भी होता है और कोशेंट आपको रिटर्न करता है। बट इन केस मुझे चाहिए था 250 को 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचा, तो अगर रिमाइंडर निकालना है तो एज आई टोल्ड यू दैट डे कि हम क्या यूज करेंगे फंक्शन, तब हम यूज करते हैं फंक्शन मॉड। मॉड फंक्शन यूज करेंगे। एक बार फिर से ब्रैकेट में पहले न्यूमरेटर लिखेंगे, कॉमा सिंबल के बाद डिनोमिनेटर देंगे। दिस मीन्स दैट इट विल डिवाइड द वैल्यू written in cell C47 by the value written in cell D47 and then it will return remainder, नीचे क्या बचा वो रिटर्न करेगा।
So whenever 250 is divided by 5, we get remainder as 0. So that's how we will get remainder here. तो ये आपको remainder निकालना है. So mod function is there, and if you want to take out the quotient, then quotient function is there to help you out. Clear? Yeah, clear. चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की, दैट इज इफ. इफ, सम इफ और काउंट इफ, ये तीनों ही फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये तीनों फंक्शंस जो हैं ये लॉजिकल फंक्शंस होते हैं. बाकी के जितने भी फंक्शन अभी तक आपने यूज किए ये सारे फंक्शन आपके मैथमेटिकल फंक्शंस थे जो कि आपको कोई आउटपुट रिटर्न कर रहे थे, चाहे वो आपने क्वोशिएंट के फॉर्म में निकाला, प्रोडक्ट के फॉर्म में निकाला, सम के फॉर्म में निकाला, या इवन आपने डेट्स पे कैलकुलेशन की या आपने टेक्स्ट पे कोई टास्क परफॉर्म किया, तो आउटपुट आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिली. चाहे वो 2 सेल वैल्यू को आपने ज्वाइन करके लिखा, चाहे आपने डेट्स के आउटपुट निकाले, या आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन या और अपने डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए. लेकिन हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि लॉजिकल फंक्शन जब हम यूज करते हैं लाइक इफ, सम इफ और काउंट इफ, जो भी फंक्शन में इफ लगा है वो लॉजिकल ही है, तो इनका आउटपुट कभी भी कोई वैल्यू नहीं होता. इनका आउटपुट जो है इट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एनी क्राइटेरिया, किसी कंडीशन के बेसिस पर इनका आउटपुट जनरेट होता है. दैट मीन्स कि ये फंक्शन हम यूज ही तब करते हैं whenever we need to take any decision, and you know that decisions are always taken on the basis of a certain criteria or a set of criteria. A single condition may be there or number of conditions may be there. Like decision making is a part of our day to day life. आज आप 11 बजे क्यों बैठे क्लास के लिए? क्योंकि आपको पता था कि आज 11 बजे क्लास है. आज आपकी मीटिंग है ऑफिस में शाम को 4 बजे, तो आप ऑनलाइन आ जाएंगे. तो आप ऑनलाइन क्यों आए? क्योंकि यू हैव अ मीटिंग देयर एट दैट पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन और फॉर अ ड्यूरेशन और इतने टाइम पर. तो डिसीजन आंखें खुलते ही, सुबह जैसी आंखें खुलती हैं डिसीजन लेना शुरू हो जाता है. आज कौन सा दिन है, आज मुझे ऑफिस जाना है कि नहीं जाना है, मेरे को आज चर्च जाना है कि नहीं जाना है, मुझे आज ये खाना है कि नहीं खाना है. जो भी चीज हमें डिसाइड करने वाली होती है उनमें हम अपना कोई ना कोई क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं. ऑफिस नहीं जाना है, क्यों नहीं जाना है? क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है. तो ये क्राइटेरिया है कि लॉकडाउन इज ऑन, दैट मीन्स आई हैव टू स्टे एट होम. इफ लॉकडाउन इज ओवर देन आई नीड टू गो टू माई ऑफिस. तो कोई भी डिसीजन जब हम लेते हैं तो कंडीशन और सेट ऑफ कंडीशंस आर देयर. जैसे कैथरीन आती थी तो वो डे डिसाइड करती थी कि आज टीटीएस है, तो इफ देयर इज ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे देन आई नीड टू गो टू नाइटेक फॉर माय कंप्यूटर कोचिंग. तो ऐसे हर चीज में हम डिसीजंस लेते हैं तो हमारे पास कंडीशन होती है या फिर बहुत सी कंडीशंस भी हो सकती हैं. और कंडीशंस के बेसिस पर डिसीजन लेने के लिए सबसे पहला फंक्शन जो हमारा हमें हेल्प करता है दैट इज इफ. देखने में अभी तक ये सबसे छोटा फंक्शन है, लेकिन अगर आप इसको अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे तो आप देखेंगे कि ये काफी जगह आपको हेल्प कर रहा है. चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है. हमने रिपोर्ट कार्ड वाला डेटा बनाया था. आई एम कमिंग बैक टू दैट शीट. ये आपने भी बना करके देखा था डिफरेंट यूनिट टेस्ट पे. आपने रिपोर्ट कार्ड का डेटा बनाया था, है ना जी. अब यहाँ पर अगर हम एक कॉलम और बना दें, एक हेड और बना दें परसेंटेज के जस्ट बाद कि बच्चे का रिजल्ट क्या रहा, माने आई नीड टू टाइप हियर वेदर द स्टूडेंट इज पास और द स्टूडेंट इज फेल. दैट्स ऑल. आपको बताना है बच्चा पास है या फिर बच्चा फेल है. अब जब भी हम अगर आपको भी ये शीट दे दें, हम कहें कि मिस्टर एल्बर्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिए बच्चों का रिजल्ट शीट में कि पास है या फेल है, तो उस केस में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पासिंग परसेंट क्या है. तभी तो आप कंपेयर कर सकते हैं उस वैल्यू के साथ में. तो आपने मान लीजिए मुझसे ही पूछ लिया कि मैम पासिंग परसेंट क्या है मुझे बता दीजिए, तो हमने कहा कि ठीक है पासिंग परसेंट जो है वो 50% है. दैट मीन्स कि अगर किसी बच्चे के 50% से कम मार्क्स आए हैं तो वो बच्चा हमारा जो है फेल स्टूडेंट्स में आ जाएगा, वो बच्चा हमारा पास नहीं माना जाएगा. तो और जो बच्चे 50% से ज्यादा मार्क्स लाए, 50 और अबव लाए हैं, वो बच्चा हमारा पास है. तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि आप हर बार कंपेयर करेंगे परसेंटेज की वैल्यू को उनके पास परसेंट से, कि यहाँ पर कोई परसेंटेज अगर 50% या उससे ज्यादा लिखी है इसका मतलब तो वो बच्चा यहाँ पर पास है. लेकिन अगर कोई बच्चा यहाँ पर 50% से कम मार्क्स लाया है तो वो बच्चा हमारा यहाँ पर फेल हो जाएगा. ये चीज हमें यहाँ कंपैरिजन में डालनी पड़ेगी और इस तरह से जो है हम इन चीजों को अप्लाई करेंगे. अब ये काम अगर हमें करना है तो जाहिर सी बात है देखा जाए तो बहुत टीडियस है,
एक एक बच्चे की परसेंटेज को कंपेयर करना और यहाँ पर काम करना, वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा हमारे लिए, बट स्टिल करना तो है ही हमको। तो ये चीज हम कैसे करेंगे? जब भी ऐसा कोई भी डिसीजन हमें लेना होता है तो हम इसके लिए यूज करते हैं अपना एक फंक्शन दैट इज इफ। और इफ फंक्शन हमको इसमें इसलिए हेल्प करता है क्योंकि यहाँ पर इस काम से आप जो है ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे डेटा में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है ताकि हम जो है वो चीज देख पाए एग्जैक्टली कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे जूम इन कर रही हूँ आपको अच्छा रहे देखने के लिए। और यहाँ पर हम आ गए अब रिजल्ट वाले कॉलम। यहीं पर मुझे लिखना है कि बच्चा पास है या फेल। जिन लोगों को ये फंक्शन यूज करना नहीं आता, स्कूल्स में आज भी लोग कई बार ऐसा काम करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, परसेंटेज 81, बच्चा इज पास, पास लिख दिया, देन पी ऐसे इंडिविजुअली देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, बच्चा फेल, क्योंकि फेल तो बहुत रेयर होते हैं, पास ही होते हैं ज्यादातर। अब जहाँ कहीं भी आप पी लिखते जाएंगे। अब ऐसे अगर 10,000 बच्चों की लिस्ट बनी है तो वो हर बच्चे को इंडिविजुअली पास या फेल डिक्लेयर कर रहे होंगे। लेकिन अगर हमें यूज करना आता है अपना फंक्शन इफ, तो इस काम में हमें लेस देन 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा और हम काम कर लेंगे। कैसे हम ये काम करेंगे, इसके लिए हम ये फंक्शन कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले एक बार इज इक्वल टू साइन से स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे इफ। जैसे इफ लिखने के बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर हम 3 अपने डिफरेंट वैल्यूज देते हैं, 3 चीजें लिखते हैं कॉमा से सेपरेट करके। सबसे पहली चीज ब्रैकेट के बाद लिखी जाती है कंडीशन या क्राइटेरिया, कि हमारा क्राइटेरिया क्या है। तो हमारा क्राइटेरिया ये है कि ये वाली वैल्यू जो परसेंटेज में लिखी है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50%। तो ये कंडीशन हम यहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, सेल को सिलेक्ट करने पर एड्रेस आ गया यहाँ पे। अब हम कहेंगे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये कीबोर्ड से हमने सिंबल लगाए, ग्रेटर देन का सिंबल भी हमने कीबोर्ड से लगाया और इक्वल्स टू का सिंबल भी हमने कीबोर्ड से लगाया। अब हमारी कंडीशन क्या है, इट शुड बी इक्वल टू 50%। परसेंट का सिंबल यहाँ लगा था इसलिए हमने लगाया, अगर यहाँ परसेंट ना लगा होता तो हम भी नहीं लगाते। तो ये तो हमने इतना हमने कह दिया अपना क्राइटेरिया, ये पहली वैल्यू आ गई। अब हम इसके बाद लगाएंगे कीबोर्ड से कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद अब हम क्या चाहते हैं, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या लिखना चाहिए हमको, पास। हाँ, तो वो टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को हम डबल कोट्स में लिखेंगे, ऐसे डबल कोट्स लगाएंगे और ऐसे बाकायदा पूरा वो वर्ड लिख देंगे पास। और इसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे और फिर अदरवाइज क्या लिखना चाहते हैं, अदरवाइज लिखना चाहते हैं फेल, तो ऐसे डबल कोट्स में फेल लिखेंगे और लास्ट में हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला बार में देखिए हमने अपने फंक्शन में 3 चीजें लिखी हैं। एक हमने ये चीज लिखी, ये था हमारा क्राइटेरिया, और यहाँ पर हमने लिखा वैल्यू इफ ट्रू, दिस मीन्स वैल्यू इफ ट्रू एंड दिस मीन्स वैल्यू इफ फॉल्स। मतलब in simple terms, I am asking my function to check this condition, and if the condition is true, write this, otherwise write this. अब ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर करेंगे, देखिए उसने अपने आप पास लिख के दे दिया। और अब हम इसी फंक्शन को पूरी रेंज पर ड्रैग कर देंगे, जितने भी बच्चे हों, जितने भी यूनिट टेस्ट की रिपोर्ट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे ड्रैग कर रहे हैं और आप देख रहे हैं लास्ट तक हम आए। और जैसे ही मैं ब्रैकेट अपने माउस के बटन को रिलीज करूंगी, ये देखिए सभी बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, और जो बच्चा फेल था वही बच्चा फेल होगा जो हमारे क्राइटेरिया में फॉल्स आ रहा होगा। बाकी सभी बच्चे आपके पास कैटेगरी में आ गए, चाहे उनकी कितनी ही परसेंटेज हो, 50 से अबव, जितने भी बच्चों की 50 और अबव है तो वो बच्चा पास है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में यहाँ दिखा रही हूँ, एक बच्चे के सिर्फ 50% आए सपोज, यहाँ पे मैं मॉडिफाई कर रही हूँ, 50, 50, 50, 50। आप इसकी परसेंटेज पे ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअसली परसेंट इसकी कम हो रही है, देखिए जी। और अब हम लास्ट तक आगे 50-50 करते हुए, और इसकी परसेंटेज कितनी बनी, देखिए 50 बनी, 50। लेकिन ये बच्चा क्या है, पास है, क्योंकि ये वैल्यू हमारे क्राइटेरिया में फॉल कर रही है, क्राइटेरिया की विद इन है, तो दैट मीन्स तो ये पास है। अब 49.50 भी था तो वो बच्चा हमारा फेल कैटेगरी में आ गया,
क्योंकि वो वैल्यू क्राइटेरिया में नहीं आ रही थी। तो दिस इज हाउ यू डिसाइडेड टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स की वेदर दे आर पास और फेल। इज इट क्लियर? क्लियर है मैम, क्लियर है। तो देखिए बहुत आसानी से आपने बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, और यही चीजें अब आप और बहुत सारी चीजों पे कर सकते थे। जैसे ये तो सिंपल बच्चों का है, आपको कभी जिंदगी में बच्चों का डेटा नहीं बनाना होगा, लेकिन मान लीजिए कि आपको कभी ऐसा हो कि यहाँ पर आपने कुछ अपने यहाँ जो आपकी मशीनरी आप लोग सेल करते हैं उनका सेलिंग प्राइस भी होता है और कॉस्ट प्राइस भी होता है। इनका मैम सेल्स इंजीनियर्स का प्रोडक्टिविटी होता है, जैसे इफ इट इज लेस देन 1 देन इट इज अलार्मिंग सिचुएशन, मतलब 1 प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। हाँ, मिनिमम 1 तो होना चाहिए, है ना? हाँ, तो मतलब अलार्मिंग, मिनिमम मतलब प्रोडक्ट में तो एटलीस्ट ही शुड बी एबल टू सेल 1 मशीन इन अ मंथ, करेक्ट। एंड लेस देन 0.5 इफ समबडी इज सेलिंग, मतलब वो थोड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है। नहीं तो अलार्मिंग सिचुएशन के लिए क्या आपको मैसेज फ्लैश करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, वो रेड जोन में आ जाता है ना फिर हमारा। 0.75 प्रोडक्टिविटी भी फिर भी चल जाता है कि वो एक येलो में आ जाता है, वैसे। नहीं, ये चीज तो अगर आपको करनी है, देखिए तो ये तो आप बहुत आसानी से उसी से कर सकते हैं, अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, कंडीशन वाले, है ना? कंडीशन। ये जैसे आपने यहाँ पे प्रोडक्टिविटी लिख दिया, तो आप कंडीशनल में डाल देते हैं कि भाई आपने कहा कि इनका 1.4 है सपोज, देन इनका है 0.78 डाल दिया, और इनका है मान लीजिए 0.2, देन यहाँ पर आपने डाल दिया सपोज 2.25। अब इसमें आप कह सकते थे, ये सिलेक्ट किया आपने और आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए, आपने कहा लेस देन 0.5, लेस देन और इक्वल्स टू हम कर देंगे यहाँ पर कि लेस देन और इक्वल्स टू। तो ये कंडीशन देखिए यहाँ नहीं मिल रही है हमें लेस देन और इक्वल टू, तो क्या करेंगे, मोर रूल्स में आ जाएंगे, और मोर रूल्स में आकर के यहाँ पर देखिए कहेंगे लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 0.5। तो फॉर्मेट कैसा हो जाए, अब अलार्मिंग में जैसे आपने रेड जोन बना दिया है, तो हमने उसके लिए यहाँ पे कह दिया कि फॉर्मेट करो, फॉर्मेट के बटन पे हमने क्लिक किया, और अब फॉर्मेट रूल्स का हमारा जो है फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स खुला, फिल में किया, ये रेड जोन हो गई, फिर यहाँ से ओके किया, दोबारा आए, अब मैनेज में खोल लेंगे, बार बार एक विंडो को खोलने की जरूरत नहीं है, फिर यहाँ से न्यू रूल पे आ गए, और यहाँ से कहा अब बिटवीन, तो 0.6 से लेकर के मान लीजिए आपने कहा कि 1.0 ये आपका सेटिस्फैक्ट्री है, अगर 0.6 से 1.0 भी है तो ठीक है, वो सेटिस्फैक्ट्री है, वो येलो में आ जाएगा, तो उसको मान लीजिए आपने येलो कलर दे दिया और ओके कहा, और ग्रेटर देन 1.0 है तो फिर वो आपके जो है कोई ग्रीन जोन में आ गए सपोज, तो न्यू रूल में आए, फॉर्मेट ओनली सेल, और अब आपने यहाँ पे कह दिया ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन 1.0, और फॉर्मेट किया, अभी उसको आपने ग्रीन जोन दे दिया, ओके किया, ओके किया, अप्लाई किया और ओके किया, तो देखिए ये तो चीज आपकी ऐसी आ जाएगी, है ना? तो अगर आपको सिर्फ कलर चेंज करना है, लेकिन अगर इस चीज को हम कलर से हटा देते हैं और सपोज हम यही कंडीशंस मैसेज में डालना चाहते थे कि जैसे अगर हमने कहा लेस देन 0.5 है, तो एक कंडीशन तो ये है, एक कंडीशन है 0.6 से लेकर के 1.0 तक, और एक कंडीशन है ग्रेटर देन 1.0, यही तो 3 कंडीशंस हैं जी। अब आप यहाँ पर लिखना चाहते थे, मान लीजिए कि इनको आप देना चाहते थे, सपोज कंपनी बोनस दे रही है, लेकिन अब आपने कहा कि कंपनी जिनका 0.5 से है उनको कोई बोनस नहीं मिलेगा, नो बोनस विल बी गिवन, और जिन्होंने इसके बीच में किया है उनको बोनस की वैल्यू सपोज 10,000 रुपीज मिल रही है, और जिन्होंने 1.0 से अबव की सेल की है उनको मान लीजिए 12,000 का बोनस मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो आप क्या करेंगे, आप तो ये कंपैरिजन यहाँ से करेंगे, 1.4 कितना देना चाहिए इसको, अच्छा इसको तो 12,000 देना चाहिए, ऐसे कंपेयर कर करके हम लिख रहे होंगे ना, जी। तो वो हमारा बहुत टाइम लगेगा। अब यही चीज हम अगर इफ फंक्शन से करते हैं तो देखिए कितना आसान है, हम कहेंगे इफ, अब जब मल्टीपल कंडीशंस होंगी तो फंक्शन भी मल्टीपल टाइम्स लगेगा, और यही ब्यूटी है हमारे इफ फंक्शन की कि इस फंक्शन की कोई लिमिट नहीं है कि आप इसमें कितनी कंडीशंस लगा सकते हैं। और अभी तो सिर्फ हम कुछ मैसेज लिख रहे हैं, गुड बैड या नो बोनस या कुछ भी,
हम इसी पर कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको कमीशन कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगी आगे, अभी तो नहीं, अभी तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे 3 कंडीशन अप्लाई करनी है। फर्स्ट कंडीशन इज द वैल्यू शुड बी लेस देन 0.5, another one is the value should fall between 0.6 to 1.0, and the last one is it should be greater than 1.0. then I need to work with 3 different if functions, लेकिन एक साथ यूज करने। कैसे यूज करेंगे? तो एक साथ जब फंक्शन यूज करने होते हैं तो एक के अंदर एक दूसरा फंक्शन यूज होता है। कैसे यूज करेंगे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे और पहली कंडीशन लगाएंगे, इफ द वैल्यू रिटन इन दिस सेल इज लेस देन 0.5। ये पहली कंडीशन हो गई हमारी, कॉमा। अभी मुझे क्या लिखना है? नो बोनस। कोई वैल्यू, इसको बोनस तो मिलना ही नहीं है, तो क्या टाइप करना है? नो बोनस। डबल कोट्स में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे अपना मैसेज टाइप करते हैं, मैसेज टाइप करेंगे और डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे। ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन के लिए। नाउ अनदर कंडीशन इज दिस। तो अब क्या करेंगे? कॉमा लगाएंगे और वापस से एक बार फिर नया फंक्शन लिखेंगे। पुराने फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा, वापस से नए सिरे से फंक्शन लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करके नई कंडीशन लगाएंगे। अब नई कंडीशन है दैट वैल्यू शुड बी बिटवीन दिस। तो आपको इतना लिखना नहीं है, एक्सेल इतना स्मार्ट है कि अगर आप कंडीशन सही ढंग से लिखते हैं तो ये खुद ही कैप्चर कर लेता है। अब हम क्या कहेंगे? इफ द वैल्यू रिटन इन दिस सेल, अगेन आई एम सिलेक्टिंग दिस सेल, इट इज लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट? 1.0। तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा एक्सेल कि यहाँ पे 0.5 तक की बात हो रही थी, 0.5 से कम की बात हो रही थी, और अब यहाँ बात हो रही है लेस देन इज इक्वल टू 1.0। मतलब 0.5 से लेकर के आपका जो है 1.0 तक की बात यहाँ हो रही है। ये बिटवीन के लिए अलग से कुछ लिखना नहीं है आपको। और कॉमा, अब क्या आप टाइप करना चाहते हैं? बोनस की वैल्यू इज 10,000। ये हो गया। अगेन अनदर कंडीशन इज दैट इज वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1.0। तो वो हमारी लास्ट कंडीशन है। लास्ट कंडीशन के लिए हम इफ फंक्शन नहीं लिखते हैं, बिना कोई फंक्शन लिखे हम उसका मैसेज प्रिंट कर देंगे। जैसे 12,000 है तो डबल कोट्स में बिना कुछ लिखे 12,000 डबल कोट्स में लिख देंगे। और अब फाइनली हमने जितने ब्रैकेट ओपन किए थे, देखिए एक ब्रैकेट ये ओपन हुआ है हमारा और एक ब्रैकेट ये ओपन हुआ है, ये 2 ब्रैकेट्स हम लास्ट में क्लोज करेंगे। अगर ये ब्रैकेट्स 2 की जगह पे 5, 6, 7, 8 भी हो सकते थे, डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस, तो कितने भी हो सकते थे। तो अब हमने ये किया और अब हम एंटर कर रहे हैं। और देखिए 1.4 वाले को कितना देना था? 12,000 देना था। और अब आप देखिए मैं यहाँ पे इसे ड्रैग कर रही हूँ। अकॉर्डिंगली देखिए आपका मैसेज फ्लैश हो गए। 0.78 वाले को कितना चाहिए था? 10,000 देना चाहिए था, ये आ गया। 0.2 वाले को नो बोनस, 2.25 12,000। और आगे जैसे जैसे वैल्यू डालिए, अभी मैंने डाल दिया मान लीजिए 0.86, फिर 0.90, फिर 1.25। इस तरह से देखिए अकॉर्डिंगली आपकी वैल्यूज आती रहेंगी। थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। मैं एक बार फिर से आपको ये फंक्शन देखिए, फॉर्मूला बार में ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली हम इस फंक्शन में क्या क्या रहे हैं, मैं पहले इसको चेंज कर दूं थोड़ा सा, ये 0.6 की जगह 0.5 होगा। 0.5 से 1 पॉइंट तक के 10,000 है। हम ये कहते हैं यहाँ पर इस फंक्शन में कि अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू है तो ये कीजिए, ये कीजिए मतलब ये लिख दीजिए। फिर हमने कहा अगर, इसका मतलब अगर ही होता है, अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू है तो ये कीजिए, एल्स नहीं तो ये कीजिए। तो एक्चुअली अगर हमारी 3 कंडीशन होती है तो हमें 2 इफ फंक्शन लगाने होते हैं। अगर हमारी 5 कंडीशन होती तो हम 4 इफ फंक्शन लगाते और 5वें को लास्ट में डाल देते एल्स में, और लास्ट में गिन के सारे ब्रैकेट्स हम क्लोज करते। अभी मुझे सिर्फ इतना बताइए, ये चीज आपको क्लियर हुई है? हाँ, मतलब अब खुद अभी तो प्रैक्टिस हाँ खुद से प्रैक्टिस करके तो देखेंगे, लेकिन फिलहाल लॉजिक आपको समझ में आया? लॉजिक तो आ रहा है मैम, समझ में हाँ आ रहा है। चलिए, दैट्स गुड। तो अभी हम ये 2 ही 3 कंडीशन की बात करते हैं, और इसी चीज को जैसे आपने अभी प्रोडक्टिविटी की बात कही तो मैंने आपको फॉर्मेट और फंक्शन भी लगा के दिखाए। अब यहाँ पर ये हमारा, हम बोनस डिसाइड कर रहे थे कि फेस्टिवल बोनस किसको कितना मिलना है, तो ये हो गया, काम खत्म हो गया। एक जगह पे हमने लिखा, आप वैल्यू डालते रहिए और बोनस डिक्लेयर कर देगा आपका सॉफ्टवेयर। इसी तरीके से
अगर मान लीजिए आप कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उनकी कॉस्ट प्राइस होती है और उनकी अपनी एक सेलिंग प्राइस होती है हर प्रोडक्ट की। सपोज कुछ प्रोडक्ट्स की कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पे लिख दी, 4 फिगर में हम कॉस्ट प्राइस को लिख रहे हैं, और अब हमने यहाँ पे लिख दिया कि इनकी सेलिंग प्राइस भी है, सेलिंग प्राइस हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो जो भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कोशिश तो हम हमेशा यही करते हैं कि वो जितने के खरीदे गए उससे ज्यादा के ही बिके, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो उससे ज्यादा के नहीं बिकते हैं, कम के बिकते हैं। तो हमें ये देखना है कि कौन से प्रोडक्ट को सेल करके हमें यहाँ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर ऐसा कुछ हमें यहाँ पे लिखना था कि प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, उनके अपने कुछ भी कोड्स हो सकते हैं या आईडीज हो सकती हैं, बस अब हमें फाइनली ये देखना था कि इन प्रोडक्ट्स को सेल करके कहाँ कहाँ हमें प्रोडक्ट प्रॉफिट हुआ और कहाँ कहाँ लॉस हुआ। तो देखिए प्रॉफिट कैलकुलेट करने का बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है। हम ऐसे भी देख सकते हैं कि क्या कैसे हुआ प्रॉफिट, इफ द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन इट इज प्रॉफिट, अदरवाइज इट्स लॉस। तो बस यही चीज हम मैनुअली ना कह के फंक्शन से कह देंगे। क्या कहेंगे, इफ द वैल्यू रिटन इन सेलिंग प्राइस is greater than the cell having value of cost price, then it should be profit. तो डबल कोट्स में प्रॉफिट लिख दिया, else कॉमा लगा दिया, it is loss। एंटर कर दीजिए, अपने आप बता देगा किसको बेच के प्रॉफिट हुआ किसको बेच के लॉस हुआ। तो देखिए ये 1000 का था, 1200 का सेल किया तो प्रॉफिट ही हुआ सब जगह, बट 8000 का जो कॉस्ट प्राइस था उसको हमें जस्ट फॉर एनी सर्कमस्टांसेस उसे हमें सेल करना पड़ा 4500 में, तो हमको उसको सेल करके लॉस हो गया। इन फ्यूचर भी कभी अगर हम वैल्यू में कोई भी अपडेशन करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली हमारे रिजल्ट भी अपडेट हो जाते हैं। तो यहाँ भी सिंगल कंडीशन है, मल्टीपल कंडीशन नहीं है, सिंगल कंडीशन है। तो आपने प्रॉफिट और लॉस निकाल लिया। आपको क्लियर है ये चीज? क्लियर है मैम। चलिए, तो सिंगल कंडीशन में ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती थी। अब मगर अगर मान लीजिए कई बार ऐसा भी तो होता है कि जो चीज हम जितने की खरीदते हैं हमें उतने की ही बेचनी भी पड़ती है। 1000 रुपीज का हमने कॉस्ट प्राइस था हमारा और 1000 रुपीज की ही सेलिंग प्राइस हुई, तो ऐसे केस में आप उसे क्या कंसिडर करेंगे, वो प्रॉफिट है कि लॉस है? वो लॉस ही होता है। नहीं, एक्चुअली हम उसे अगर कॉमर्शियल टर्म्स में देखें तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है ना, क्योंकि आपने जितने का खरीदा था आपने उतने का ही सेल किया, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ लेकिन आपको लॉस भी तो नहीं हुआ। तो उसको अकाउंटेंसी के अगर टर्म्स में देखा जाए तो दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो सपोज आपको भी यहाँ पर ये कहना है, अगर कहना है तो कि भाई सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस, लेकिन अगर दोनों चीजें इक्वल हैं तो इट शुड बी नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पर अब आपकी कंडीशन एक बढ़ गई, एक कंडीशन एक्स्ट्रा हो गई। तो अगर ऐसे आपको निकालना होता, मैं यहाँ नहीं करूंगी कुछ भी, यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, तब एक कंडीशन हमारी बढ़ जाती। तो एक कंडीशन बढ़ी है, हम पहले वही कंडीशन लिख दे रहे हैं कि इफ द वैल्यू रिटेन इन द सेल ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द वैल्यू रिटेन इन द सेल ऑफ सेलिंग प्राइस, तो क्या हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। शॉर्ट में भी लिख सकते थे, एनपीएनएल लिख सकते थे, पर हमने पूरा लिख दिया। ये तो हो गया हमारा पहला, इफ द वैल्यू इन बोथ सेल्स इज इक्वल, नो प्रॉफिट नो लॉस। नाउ कॉमा अनदर कंडीशन, तो अनदर कंडीशन मींस अनदर फंक्शन। इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, इफ द वैल्यू रिटन इन कॉस्ट प्राइस इज लेस देन द वैल्यू रिटन इन सेल ऑफ सेलिंग प्राइस, तो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस कम है तो क्या हुआ, प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट हो गया, है ना। तो प्रॉफिट लिख दिया, डबल कोट्स क्लोज कर दिए, कॉमा। अब बची लास्ट कंडीशन, तो कोई इफ फंक्शन नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम लिख देंगे अदरवाइज लॉस, और दोनों ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। और अब आप आउटपुट में डिफरेंस देखिए, है ना। तो वैसे तो देखा जाए आपके हिसाब से अगर लॉस था तो कोई बात नहीं है, पर मेरे हिसाब से वो नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो देखिए इस तरह से फंक्शन अप्लाई करके हमने एग्जैक्ट सिचुएशन अपने सामने रख दी कि किसको बेच के प्रॉफिट हुआ, किसको बेच के लॉस हुआ और किसको बेच के नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ।
इजी डे गया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ग्रोसरी आइटम्स होते हैं एक्सपायरी डेट हो रही है तो उनको उनके उतने सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर देती है कंपनी, कोई भी ऑफर निकाल देती है, या बिग बाजार में हो गया। तो वो लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भाई मैगी को बेच के क्या हुआ, अभी सपोज हमको ये आटा बेच के कितना हुआ, आशीर्वाद आटा बेच के कितना हुआ, इंडिया गेट राइस बेच के कितना हुआ, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर वो सिर्फ एक टेंटेटिव अपना आइडिया लेना चाहते हैं प्रोडक्ट का कि ताकि आगे उसी प्रोडक्ट पे काम करें जिनमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट लॉस का सिर्फ एक उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया कि वेदर वी आर इनकरिंग प्रॉफिट और वी आर इनकरिंग लॉस और देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर क्लियर। तो यहाँ पर हम 3 कंडीशंस को अप्लाई करके देखा हमने, इस वाले एग्जाम्पल में भी और इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी हमने 3 कंडीशंस लगाई। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि इफ फंक्शन में बहुत सारी कंडीशंस भी हो सकती हैं, बस जरूरत इस बात की है कि आपको वो कंडीशंस सही ढंग से अप्लाई करनी आनी चाहिए। अगर आप सही ढंग से अप्लाई कर सकते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ अपने वही रिपोर्ट कार्ड वाली शीट पे। आपको ये बात अलग है कि हमने रिजल्ट निकाला, लेकिन एक्चुअली आजकल पूछता ही कौन है कि बेटा पास हो कि फेल हो। आजकल पास तो सभी हो जाते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो कभी कभी क्लास में कुछ बच्चे फेल होते थे, वैसे तो यूजुअली पास सब हो जाते हैं क्योंकि आजकल जो है ग्रेड्स मिलती हैं बच्चों को। तो अगर ग्रेड कैलकुलेट करनी होती है तो ग्रेड्स भी सर्टेन क्राइटेरिया पे बेस्ड होती हैं जी। तो अगर ग्रेड्स हैं तो नंबर ऑफ कंडीशंस भी शायद ज्यादा हो सकती हैं। अब हमें यहाँ ग्रेड निकालनी है बच्चे की, तो पहले हम कुछ क्राइटेरिया बना लेते हैं कि ग्रेड्स किन कंडीशन पे आ रही हैं। तो मान लीजिए पहली कंडीशन है हमारी कि इफ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इज लेस देन 50 तो हमें ग्रेड देंगे। अगर उसकी परसेंटेज 50 से लेकर के 54.55 तक है तो एक और ग्रेड मिलेगी। अगर 55 से लेकर के उसकी परसेंटेज 64.55 तक है तो एक और ग्रेड मिलेगी। अगर उसकी परसेंटेज 65 से लेकर 59.56, हाँ ठीक है 54, अगर उसकी परसेंटेज 65 से लेकर के 74.55% होगा तो कोई और ग्रेड मिलेगी। कंडीशन देखिए बहुत सारी होती जा रही हैं। 75 से लेकर के उसकी परसेंटेज 84.55 तक होगी तो कुछ और ग्रेड मिलेगी। और अगर उसकी परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 85 होगी, यानी 85 और अबव होगा, तो हम कोई और ग्रेड देंगे। अब स्कूल में ऑपरेटर को बता दिया कि भाई ये है हमारे क्राइटेरिया और इनके बेसिस पे आप बच्चे को ग्रेड दे दीजिए। यहाँ पर बच्चा F ग्रेड ला रहा है, दैट इज फॉर फेल। यहाँ पे उसे D ग्रेड मिल रही है, यहाँ C मिल रही है, यहाँ B मिल रही है, यहाँ A मिल रही है और यहाँ पर मिल रही है A+। So depending on the percentage of students, we have to print the grades here. And we have number of criteria. There are 6 conditions on the basis of which grade will be printed. So usually जिसे नहीं पता वो क्या करेगा, 81.40%, ओके कितना आना चाहिए, A ग्रेड आना चाहिए। फिर आया 91, A+ ग्रेड आना चाहिए। ऐसे करके इंडिविजुअली वो क्राइटेरिया देखता जाएगा और परसेंट ग्रेड को यहाँ पर प्रिंट करता जाएगा। लेकिन अगर यही काम हम इफ फंक्शन से करना चाहते हैं तो अगेन आई मस्ट से कि एक बार बस सही तरीके से आपको फंक्शन यूज करना आना चाहिए। आपको बस यूज कर सकते हैं अगर सही ढंग से, तो आप एक ही बार में ये काम कर लेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इफ फंक्शन लगाया और पहली कंडीशन यूज की। पहली कंडीशन लेस देन 50 है और परसेंटेज कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है। हम इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे, लेस देन 50%। फॉर्मेट का ध्यान रखेंगे, परसेंटेज सिंबल क्योंकि यहाँ है इसलिए हम यूज कर रहे हैं। तो उसको क्या ग्रेड देनी है, F। बिल्कुल हमने पहली कंडीशन अप्लाई की और उसके बेसिस पर क्या काम करना था वो हमने कर लिया। अब कॉमा लगा करके फिर उसे कंडीशन नहीं लगानी है तो फिर लिखेंगे इफ, और अगली कंडीशन है दैट इट शुड बिटवीन 50 to 54.55 और वो वैल्यू यहीं पे लिखी है। इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे दोबारा से, इट इज लेस देन और इक्वल टू 54.55%। तो देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये अपने आप समझ जाएगा कि ये जो बात हो रही है दैट इज बिटवीन 50 to 54.55%। क्या ग्रेड देनी है, D, कॉमा अगेन अनदर क्राइटेरिया इफ द वैल्यू सेम सेल सिलेक्ट करेंगे फिर से, इफ द वैल्यू रिटन इन दिस सेल इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, 64.55%।
तो क्या ग्रेड देनी है? सी। फिर आए, फिर कंडीशन लगाई कॉमा के बाद, इफ द वैल्यू रिटन इन दिस सेल इज लेस देन और इक्वल्स टू कितना? 74.55%। देखिए हम इन वाली वैल्यूज को देख रहे हैं, इधर देख ही नहीं रहे, हम सिर्फ इधर देख रहे हैं और कहीं क्लिक नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सीधे कीबोर्ड से टाइप करते जा रहे हैं। तो उसको क्या ग्रेड देनी है? बी ग्रेड देनी है। यहाँ पे बी टाइप कर दिया, फिर कॉमा लगाया, फिर इफ लिखा, फिर ब्रैकेट ओपन किया, बस क्लिक करते हैं इस सेल को सिलेक्ट करने के लिए। अगर ये वैल्यू यहाँ पर लेस देन और इक्वल्स टू कितना है? 84.55%। बराबर देखिए कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो उसको क्या ग्रेड देनी है? ए। ऐसे करते 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 1 2 3 4 5 जितनी भी कंडीशन थी सारी लग गई एक्सेप्ट 1। लास्ट को हमने छोड़ा है, बाकी सब लग गई। तो जो लास्ट वाली है उसको सिर्फ कीबोर्ड से कॉमा लिखेंगे और डबल कोट्स में लिख देंगे ए प्लस, उसके लिए इफ नहीं लगाएंगे। तो और इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सारे गिन के ब्रैकेट क्लोज करेंगे जितने भी हमारे खुले हुए। तो हमारे 5 ब्रैकेट खुले हैं, देखिए एक ये खुला है, 2 3 4 एंड 5। तो पांचों ब्रैकेट्स हमने लास्ट में क्लोज किए और एंटर कर दिया। अब ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज इस बच्चे की अपनी ग्रेड आ गई 81.40। हम चेक करेंगे ए ग्रेड ही मिलनी चाहिए थी। और अब हम इसी को ड्रैग कर देंगे और पूरे के पूरे परसेंटेज की वैल्यू पर हम इसे ड्रैग करके ले आएंगे। और देखिए अकॉर्डिंगली बच्चों के ग्रेड्स आ गए। इसको ए प्लस क्यों मिला? बिकॉज उसकी परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 85 है ना। बहुत आसानी से। सी ग्रेड क्यों मिला? क्योंकि 64.55 से इसकी परसेंटेज कम आ रही है। इसको ए प्लस क्यों मिला? 85 और अबव है। तो इस तरह से देखिए, बस आपको जो पहला फंक्शन आप लगा रहे हैं यहाँ पर, ये आपको सही ढंग से लगाना आना चाहिए। तो देखिए बहुत ही सरल भाषा में मैं बता रही हूँ, हम कुछ करते नहीं, हम बस ये देखिए कंडीशन जो थी एक एक करके लिख दिया कि अगर ये बात सच है तो ये कीजिए, अगर ये कंडीशन ट्रू 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 है तो ये कीजिए, नहीं तो अदरवाइज एल्स, यानी इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है। तो अगर इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है इसका मतलब बच्चे की परसेंटेज क्या होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 85। तो उसके लिए क्या कीजिए? ए प्लस कीजिए। और इस तरह से जब हम ड्रैग करते हैं तो हर बार ये सेल में लिखी हुई वैल्यू को कंपेयर करता है हमारे क्राइटेरिया से, और जिस क्राइटेरिया में वैल्यू आती है वही आउटपुट यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। क्लियर? क्लियर मैम। तो आपने देखा ये इफ फंक्शन था, लेकिन इस फंक्शन की मदद से सिर्फ आपने अभी डिसीजन लिया और सिर्फ आपने मैसेज प्रिंट किया, गुड बैड या पास फेल या प्रॉफिट और लॉस, या फिर आपने ये देख लिया कि ग्रेड्स प्रिंट करी हैं। अभी बहुत ज्यादा काम नहीं किया आपने इस पे, लेकिन अभी इसको ही अगर आप देखें तो इतने से ही आप देखिए बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, काफी सारी चीजें आप कर सकेंगे। जैसे कि हमने सैलरी का डेटा बनाया था, मेरे पास इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी जो सैलरी का डेटा आपने बनाया है, आपके पास तो सैलरी वाला डेटा बना होगा, और उसमें मान लीजिए हम एक एज्यूम कर लेते हैं सैलरी का कॉलम, यहाँ पे हमने लीव्स लिखी थी, है ना। तो एक लीव का कॉलम था उसमें, तो कुछ ने 0 लीव ली, कुछ ने 4 ली, कुछ ने 3 ली, कुछ ने 2 ली, ऐसे मान लीजिए किसी ने 8 लीव्स ले ली। तो जो लीव्स का कॉलम है उसमें अगर आप यहाँ पर देना चाहते थे कोई मैसेज कि अगर लीव्स किसी ने 2 या उससे कम ली है तो हम लिख देंगे वेल डन, और नहीं तो लिखेंगे कि ट्राई टू टेक लेस लीव या योर सैलरी विल बी डिडक्टेड। कुछ भी आप मैसेज लिखना चाहते हैं तो भी देखिए बस यही कहेंगे, अगर यहाँ पर लिखी हुई वैल्यू लेस देन 4 है, बल्कि लेस देन और लेस देन 2 है, यानी किसी ने कोई छुट्टी नहीं ली है या एक छुट्टी ली है, तो क्या लिख दीजिए? तो आप लिख दीजिए गुड जॉब। आप अप्रेजल रिपोर्ट बना रहे हैं अपने एम्प्लॉइज की, और नहीं तो आप लिख दीजिए सैलरी विल बी डिडक्टेड और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। एक ही कंडीशन है तो बस इतने लोगों की सैलरी कटेगी क्योंकि इन्होंने 2 छुट्टियां या उससे ज्यादा ली हैं, जिन्होंने 2 से कम ली है उनका गुड जॉब हो गया। तो ऐसे कोई भी मैसेज अगर आपको कंडीशंस के बेसिस पर प्रिंट करना है या नंबर ऑफ मैसेजेस आर देयर,
तो आप उसको यहाँ पर इफ फंक्शन से निकाल सकते हैं, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो पास फेल हो, चाहे वो ग्रेड्स हो, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब ये तो हम जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, मैं क्योंकि कॉर्पोरेट में ये पब्लिक सेक्टर में भी पढ़ाती हूँ, तो वहाँ भी बहुत सारी जगह पर ऐसी चीजें यूज होती हैं, तो वहां पर भी आप ये काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा सा बेसिक ऑब्जेक्टिव फंक्शन का क्लियर हुआ होगा। बाकी एक बार आपको जब ये फाइल मिलेगी तो आप इसको देख लीजिएगा और वीडियो को थोड़ा ध्यान से, और अपनी कंडीशंस को आप अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। आपको कोई भी गलती हो रही है आप मुझे बताइएगा, आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा व्हाट्सएप करके, मैं जब देखूंगी तो आपको सॉल्यूशन दे दूंगी। क्लियर? ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी सारा है ये काम और इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और कल हम क्लास में मिलते हैं। फिर ये बताइए कि आपका ये क्लास का टाइम कल का क्या रहेगा? मैम कल का, एक मिनट, मैं कल का अपना कैलेंडर देख लेता हूँ। हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं है मैम, कल का तो 30th है ना कल तो। 30th है कल का तो कोई मीटिंग नहीं है, तो आई एज्यूम कि मतलब वो 4 o'clock ही रखेंगे। और अगर कोई ऐसी मतलब ऑल ऑफ सडन कोई अगर टेली कॉन्फ्रेंस होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा।